नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम मसला में, और मैं हूं आपके साथ ज्योति आर्य। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मोदी कैबिनेट में एंट्री हो चुकी है। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद से बिजली मंत्री के तौर पर पदभार भी संभाल चुके हैं। करनाल से सांसद और केंद्रीय कैबिनेट मंत्री मनोहर लाल अपना पदभार संभालने के बाद एक्शन मोड में नजर आए और बैठक करते भी नजर आए। वहीं विभाग मिलने के बाद से कैबिनेट मंत्री मनोहर लाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पीएम मोदी का धन्यवाद किया है और खुद पर भरोसा जताने के लिए आभार जताया है। और इसके अलावा गुरुग्राम सीट से सांसद राव इंद्रजीत सिंह ने तीसरी बार केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्वतंत्र प्रभार मंत्री के तौर पर पदभार संभाला है। वहीं आपको यह भी बता दें कि कृष्णपाल गुर्जर भी एक बार फिर से राज्य मंत्री बनाए गए हैं, क्योंकि अब मात्र 3 महीने बाद ही हरियाणा में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। तो ऐसे में आगामी चुनाव को देखते हुए इस बार हरियाणा से जो है संबंध रखने वाले मंत्रियों की संख्या बढ़ाई गई है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में हरियाणा में हुए सीटों के नुकसान को बीजेपी आने वाले विधानसभा चुनाव में नहीं झेलना चाहती है। उधर कांग्रेस में भी लगातार बैठकों का दौर जारी है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आने वाले चुनाव में कांग्रेस को सफलता मिलने की बात कही है और इस बार विधानसभा में सरकार बनाने का दावा किया है। और 36 बिरादरी का वोट कांग्रेस को मिलने की बात भी उन्होंने कही है। लेकिन ये तो देखने वाली ही बात होगी कि हरियाणा के जो आने वाले विधानसभा चुनाव है उसमें 36 बिरादरियों का साथ आखिर किसको मिलेगा। 100 गज के प्लॉट की अब कह रहे हैं कि बड़ी फोटो खिंचा रहे हैं। ये जो है हमारी जो स्कीम थी उस स्कीम का पार्ट है और 10 साल के बाद इनको याद आया कि ये ऑलरेडी जो है चिन्हित प्लॉट थे जिनको इनको पोजीशन देना चाहिए था। 10 साल तक क्या करते रहे। जैसे ही हमारी सरकार गई ये 100 गज की प्लॉट वाली इन्होंने बंद कर दी। 4 लाख के करीब हम प्लॉट दे चुके थे और 7 लाख प्लॉट जो हमने चिन्हित किए थे। अभी सरकार को तो माफी मांगनी चाहिए उन 3 लाख लोगों से जिनका इनको जो प्लॉट मिले थे वो नहीं दिए और जो पोजीशन दिया था वो नहीं दिया। किस बात क्यों ले रहे हैं। तो इसी प्रकार से आप कोई भी उद्देश्य देखें, ये अपना आरक्षण की बात करते हैं, आरक्षण की ये बात करते हैं। कई दफा कहते हैं कि हमने कहा आरक्षण के खतरा है इनसे, तो ये तो खुद इनके जो फैसले हैं ये साबित करते हैं। इंडिया गठबंधन को मिलने वाले मत प्रतिशत में देश में सबसे ज्यादा 28 राज्यों में से सबसे ज्यादा मत प्रतिशत हरियाणा में मिला, 48% के लगभग, और सबसे ज्यादा वोट में इजाफा भी हरियाणा में हुआ 20% के लगभग। और उसके साथ साथ जैसा कि कहा गया कि 10 की 10 लोकसभा सीटों पर रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई हमारे मत प्रतिशत में और भाजपा की 10 की 10 में गिरावट हुई। और 10 की 10 लोकसभा ही सीट नहीं, 90 की 90 विधानसभा में हमारा वोट बढ़ा है और भाजपा गिरा है। तो ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हरियाणा भाजपा की इस डबल इंजन सरकार से हरियाणा वासी कितने त्रस्त हैं। और जैसे कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि पिछली बार मात्र 10 सीटों पे लीड आई थी हमारी, लेकिन 10 सीटों से हम 31 पे आ गए और उनकी 79 सीटों पे लीड आई थी, 79 सीटों पे उनकी लीड आई थी। और 79 पे उन्होंने 75 पार का नारा दिया था, लेकिन वो 40 पे लुढ़क गए थे। तो इस बार क्या होने जा रहा है आप अंदाजा लगा सकते हैं। और इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर आज भी करेंगे चर्चा के लिए मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। सबसे पहले परिचय उनका आपसे करवा दूं। राजवीर रोहिला जी प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र सिंह ढूल जी प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही कृष्ण कुटेल जी प्रवक्ता इनेलो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल जो है रोहिला जी आप ही से ले लेते हैं, क्योंकि कांग्रेस में काफी आत्मविश्वास है। इस बार जो लोकसभा चुनाव में उनका मत प्रतिशत बढ़ा है, तो वो हर बैठक में यही कह रहे हैं, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कह रहे हैं, जब भी मीडिया को संबोधित कर रहे हैं तो एक बात जरूर कह रहे हैं कि हमारा मत प्रतिशत बढ़ा है, हमारे सीटों में इजाफा हुआ है हरियाणा में, तो इस बार विधानसभा में भी हम बीजेपी का सफाया करने वाले हैं। तो उनके इस आत्मविश्वास पर क्या कहेंगे और विधानसभा को लेकर के बीजेपी की तैयारी पर क्या कहेंगे। पहले तो सभी प्रवक्ताओं को मेरा राम राम, आपके दर्शकों को मेरी राम राम। बिल्कुल ये हम 5 सीटें लूज की हैं हमने और हमारा मत प्रतिशत से घटा है और कांग्रेस का बढ़ा है। लेकिन मैं एक बात बताना चाहूंगा कि लोकसभा के मुद्दे अलग होते हैं
और विधानसभा के मुद्दे अलग होते हैं। लेकिन कांग्रेस ने तो ये जो चुनाव है नेशनल पे तो कभी लड़ा ही नहीं। इन्होंने कभी किसी भी जनसभा में इनके नेताओं ने राहुल गांधी का नाम नहीं लिया, भाई हमारे नेता ये करेंगे वो करेंगे, ठीक है ना। तो ये इन्होंने अपने लोकल मुद्दे पर लड़ा था। इनका कितना प्रतिशत बढ़ना था बढ़ लिया, अभी ये घटने पे 3 महीने में। तो अब ये भी हमें देखने की जरूरत है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए तैयार है और हमारी रणनीति तैयार हो रही है। और एक बात और भी है कि हमारे मुख्यमंत्री जी अभी आचार संहिता खत्म होने के तुरंत बाद ही उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है। और आज हमारे तीनों जो हमारे केंद्र में मंत्री हैं उन्होंने अपना कार्यभार भी संभाल लिया है। तो कुल मिला के हरियाणा के लिए 3 महीने बड़े महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। हमारे लिए जो ज्यादा से ज्यादा हम जनता को डिलीवर कर पाए ये हमारी कोशिश रहेगी। वो तो एक बड़ी बात भी कह रहे हैं लोकसभा चुनाव को, क्योंकि इस बार मत प्रतिशत वाकई में घटा है बीजेपी का हरियाणा में। तो वो यूपी को लेकर के भी एक बड़ी बात कही आज राहुल गांधी ने ये तक कह दिया कि अगर वाराणसी से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ती तो वो नरेंद्र मोदी को हरा देती, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। नहीं तो ये तो है कि काल्पनिक सा सवाल है, इसका कोई महत्व नहीं है। क्योंकि जो चीज जब चुनाव जा लिया तो कुछ भी करो, क्या फर्क पड़ता है उन चीजों से, ठीक है ना। तो ये लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अब अपनी तैयारी में है, अपने चुनाव में जुटने वाली है। जो संगठन है हमारा और सरकार अपना काम कर रही है, तो ये चीजें धीरे धीरे ट्रैक पे आ जाएंगी। अब चलिए ठीक है, रविंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। रविंद्र जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? बिल्कुल पहुंच रही है। रविंद्र जी, लगातार आपके द्वारा मंचों से एक आत्मविश्वास दिख रहा है, चाहे दीपेंद्र हुड्डा जब कह रहे हैं, चाहे भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि हमारा मत प्रतिशत बढ़ा है, सीटें हमें मिली है, तो ये आत्मविश्वास होना अच्छी बात है। लेकिन विधानसभा की जहां तक बात करें तो जब तक तैयारियां नहीं होंगी तब तक लोग सुनेंगे नहीं बात को। तो वो तैयारियां क्या है एक बार बता दीजिए, फिर मैं आगे की मुद्दे पर बात करूं। देखिए, तैयारियां बिल्कुल पूरी हैं, इसमें कोई शक किसी प्रकार का नहीं है। कमेटियां बन चुकी हैं, आपकी मैनिफेस्टो के ऊपर भी काम चल रहा है। हर एक मुमकिन चीज जो है बूथ लेवल के जो कार्यकर्ता होते हैं वहां तक भी बनाई जाती हैं, BLA जिसे कहते हैं। तो जितना भी एक जमीन के ऊपर आपको चीजें चाहिए होती हैं वो सब की सब कांग्रेस पार्टी तैयार करती है और उन्हीं तैयारियों का हमको फायदा मिला। हमने न केवल लोकल मुद्दे उठाए, सच्चाई ये है कि इस बार पूरे देश के अंदर लोकल मुद्दे भी बहुत ज्यादा हावी रहे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की बहुत प्रदेशों के अंदर सरकार है, राज्य के अंदर, और राज्य की सरकार से लोग दुखी थे। इसी कारण से उन्होंने प्रदेश के अंदर जो है लोकसभा के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का काम किया। अब जैसे हरियाणा की देख लीजिए, बिल्कुल फेल गवर्नमेंट है, ये इतनी ज्यादा फेल होती है सरकार की, ये केंद्र के अंदर नरेंद्र मोदी जी को भी डिपेंड करने में सफल जो है अक्षम साबित हुई। यही हाल महाराष्ट्र के अंदर हुआ, यही हाल है आपका राजस्थान के अंदर। तो अब ये याद देखने वाली बात है कि हरियाणा के अंदर क्या हो। हरियाणा के अंदर जनता ने अपना मत बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। आज 19.5% का जो इजाफा हुआ है, भाजपा का 20% का जो घटा है, उसका कारण जो है केवल ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी। आपको क्या लगता है कि हरियाणा में कौन से मुद्दे काम कर गए? क्षेत्रीय मुद्दे काम कर गए या फिर राष्ट्रीय मुद्दे काम कर गए? सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे जो है ना, राष्ट्रीय मुद्दे और क्षेत्रीय मुद्दों में 2-3 जगह पे समानता थी। एक बेरोजगारी राष्ट्रीय मुद्दा था, क्षेत्रीय मुद्दा है। महंगाई राष्ट्रीय मुद्दा भी था, क्षेत्रीय मुद्दा भी। भ्रष्टाचार राष्ट्रीय मुद्दा भी था, क्षेत्रीय मुद्दा भी है। राष्ट्रीय मुद्दा जो है, लोग जनता नरेंद्र मोदी जी की सरकार से परेशान थी, तो यहाँ पे जनता हरियाणा के अंदर भी वर्तमान भाजपा की सरकार से परेशान थी, जिन्होंने 1-1.5 महीने पहले मुख्यमंत्री को बदल करके मैं ये कहता हूँ कि इन्होंने कोशिश तो करी कि दाव खेल ले, एंटी इनकम्बेंसी को खत्म कर ले। लेकिन गजब की देखिए कि इनके वर्तमान मुख्यमंत्री की इनकी खुद की विधानसभा में 21,000 की हार हुई है नारायणगढ़ के। अगर कांग्रेस जीती है 21,000 वोटों से, जिस विधानसभा से नायब सैनिक आते हैं वो तो उनको जो है करनाल के अंदर सेफ सीट पे लेकर के आगे, वरना आगे भी बाई इलेक्शन नायब सैनिक अपने खुद की होम विधानसभा से, जहाँ से वो खुद आते हैं, जहाँ से वो पहली बार इलेक्ट होकर के मंत्री भी बने थे, राज्य मंत्री भी बने थे, तो जनता जो है उनको भी हराने का काम करती। इतनी ज्यादा जनता इनसे परेशान थी। तो लेकिन अभी भी तो सीटों के मामले में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी ही है ना? नहीं, ये करा के देख ले, मत परीक्षण करा करके देख ले, पता लग जाएगा सीटों के मामले में। आज भाजपा अपना हरियाणा के अंदर जनमत खो चुकी है या नहीं खो चुकी है? आज विपक्ष के पास में भाजपा से ज्यादा सीटें हैं, तो ये सरकार तो वैसे भी नैतिक आधार खो चुकी है जो है कंटिन्यू करने का। लेकिन इनेलो और जेजेपी का कहना है कि इस बार क्षेत्रीय मुद्दे कहीं काम ही नहीं आए।
राष्ट्रीय मुद्दे काम आए, दो ही मुद्दों पर इस बार जो है वोट पड़ा, या तो मोदी के खिलाफ या तो मोदी के पक्ष में। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ ना, जनता मोदी जी को परेशान की, बहुत ज्यादा परेशान की। अब भारतीय जनता पार्टी इस पे ये कहने का प्रयास कर सकती है प्रदेशी नीति नहीं जी, तो प्रदेशी के मुद्दों के ऊपर चुनाव था, राष्ट्रीय मुद्दों के ऊपर चुनाव नहीं था। लेकिन सच्चाई ये है कि आपके प्रादेशिक और राष्ट्रीय मुद्दे सारे के सारे आपस में जुड़े हुए थे। यदि संविधान की रक्षा की बात हो रही है तो संविधान की रक्षा एक राष्ट्रीय मुद्दा बन करके आया, जिसके कारण से जनता ने एक चिंता जताते हुए जो है, तो यही मुद्दे तो जो आप बता रहे हैं, ये तो क्षेत्रीय दलों के भी थे ना, तो लोग उनकी बात क्यों नहीं सुने? मतलब उनको मत प्रतिशत इतना कम क्यों मिला? 1%, 1.5%, उतना पहुंचना मुश्किल था। वो इसलिए नहीं सुनी कि जनता ने ये देखा कि भारतीय जनता पार्टी को हराने में कौन सक्षम है, और भारतीय जनता पार्टी को हराने में कांग्रेस सक्षम थी। जहां जहां कांग्रेस सक्षम थी वहां तो उन्होंने कांग्रेस को वोट देने का काम किया। जहां जहां कांग्रेस इंडिया अलायंस सक्षम था, उन्होंने अलायंस के पार्टनर्स को देने का काम किया। जैसे उत्तर प्रदेश में सपा इतनी ज्यादा वोट लेकर के जो है लीडिंग पार्टी बनी। महाराष्ट्र के अंदर जो है उद्धव ठाकरे जी की पार्टी हो, चाहे शरद पवार साहब की पार्टी हो, हालांकि कांग्रेस वहां पे नंबर 1 पे है महाराष्ट्र के अंदर। लेकिन ये सभी जो चीजें आई है वो इसी कारण से आई है क्योंकि जनता मोदी जी को हराना चाहती थी। अब ये समझिए, जो जनता मोदी जी को हराना चाहती है वो जनता हरियाणा सरकार का क्या हाल करेगी, क्या आचरण करेगी, वो देखने वाला। तो वही जनता एक बार फिर से मोदी जी को भी तो लेके आई है ना, वो भी तो देखिए। नहीं, जनता नहीं लेके आई है। तो कौन लेके आया? हरियाणा ने रिजेक्ट किया, महाराष्ट्र ने रिजेक्ट किया, राजस्थान ने रिजेक्ट किया मोदी जी को। मोदी जी केवल तीन प्रदेश ऐसे थे जहाँ पे इज्जत बचा गई। इन्होंने भाजपा की सरकार तो चली गई थी, इनकी सरकार क्या है? भाजपा की सरकार नहीं है, एनडीए की सरकार है। तो पहली बार मैं से हम पे आए हैं, वैसे नहीं आए हैं ये तो इनकी इज्जत कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश ने बचाई, कहीं ना कहीं ओडिशा ने इनका बचाने का काम किया, छत्तीसगढ़ ने बचाने का काम किया। नहीं तो हर जगह पे जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की प्रादेशिक सरकार थी, 1 या 2 राज्यों को छोड़ करके हर जगह पे भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ लगी है। और इसी कारण से मैं कहता हूं कि जनता ने मैंडेट भाजपा को नहीं दिया है, जनता ने मैंडेट गठबंधन सरकार को दिया है। और ये भाजपा से गठबंधन सरकार के अंदर आए हैं, ना कि भाजपा की सरकार है। तो जिस आंकड़े पर आपको इतना आत्मविश्वास है वो भी तो आपके गठबंधन को दिया है ना, अकेला कांग्रेस को थोड़ी दिया है। बिल्कुल, हरियाणा के अंदर तो कांग्रेस ही थी। तो 50-50 में ही रहे ना, तो कौन सा आप वहां पर बहुमत ले गए? 50-50 पर ही तो रहे। तो फिर 50-50 थोड़ा है क्या? मैं यही कह रहा हूँ, जो जनता इनको 50 पे लेके आई है, पिछली बार 10 से 5 पे आए हैं ये लोग, और इनका 50% से ऊपर मत जो घट करके 40% के आसपास आया है। और कांग्रेस 46 सीटों के ऊपर जीती है और भाजपा जो है 44 सीटों के ऊपर जीती है। जनता इनको यहाँ तक लेकर के आई है ना। आप विधानसभा में देखिएगा, कांग्रेस 75 के ऊपर जीतेगी और भाजपा जो है 10 से नीचे रह जाएगी, बाकी क्षेत्रीय दलों की जो सीटें आएंगी। चलिए, तो देखने वाली बात होगी, उसके लिए कुछ महीनों का और इंतजार होगा। कृष्ण कुटेल साहब हमारे साथ बने हुए प्रवक्ता इनेलो। कुटेल साहब, मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? हाँ जी। लोकसभा चुनाव में जो बड़ा नुकसान हुआ उससे सभी वाकिफ हैं, तो ऐसे में वहां से सीखते हुए आगे के लिए क्या तैयारी है, क्योंकि 2-3 ही महीने मात्र बचे हैं? देखिए ज्योति जी, जो अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव के अंदर जो कि राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं, और ये चुनाव जो था ये मोदी के खिलाफ चुनाव था, और जनता ने बखूबी इस चुनाव को लड़ा है। और विकल्प के तौर पर जो है कि इंडिया गठबंधन को जो है कि वो चुना, और लोगों ने अपने मत का जो प्रयोग है वो इंडिया गठबंधन के पक्ष के अंदर किया है। अगर कांग्रेस का अहम ना होता, जो स्थिति आज हरियाणा प्रदेश के अंदर जो 50-50 की है, अगर और इसके अंदर इजाफा किया जाता तो शायद 7 पे कांग्रेस होती और 3 पर अन्य जो है कि जो सहयोगी दल होते। तो ये इस प्रकार से जो है कि हरियाणा प्रदेश की दशा जो है कि वो अलग होती, और उसी के अंदर जो है कि नीतीश कुमार जी भी इसी में शामिल होते, चंद्रबाबू नायडू भी इसी में शामिल होते, और इस देश के अंदर जो सरकार होती वो इंडिया गठबंधन की सरकार होती। लेकिन आज मोदी जी के नेतृत्व के अंदर सरकार बनी है, और उस सरकार के अंदर आपने देखा होगा कि मोदी जी की जो जीत है, जो प्रचंड जीत होती थी, लेकिन वो 1 लाख समथिंग वोटों पर सिमट करके रह गई। और पहले राउंड के अंदर तो जो है कि 6200 वोटों से जो है कि मोदी जी जो थे वो पीछे थे। अगर एक रणनीति के तहत जो है वाराणसी का चुनाव लड़ा जाता, अगर वहां पर इंडिया गठबंधन एकजुट होकर के जो है कि उस चुनाव को लड़ता, तो शायद मोदी जी जो है कि वो हार जाते।
प्रियंका जैसी बड़ी नेता को अगर वहां से खड़ा किया जाता तो शायद मोदी ना बढ़ते। अब रहा जो है कि विधानसभा चुनाव की बात है, तो यहाँ पर इस हरियाणा प्रदेश के अंदर जो स्थिति है कि यहाँ पर जो है कि कांग्रेस का वोट बैंक जो है कि बढ़ा है और भारतीय जनता पार्टी का जो घटा है। लेकिन यहाँ पर जो कांग्रेस के जो विधायक है और उन 12 सीटों के ऊपर जो है जहां से कांग्रेस विधायक थे वहां से कांग्रेस हारी है, और उसी प्रकार से जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो विधायक है वहां पर 20 सीटों के ऊपर जो है कि बीजेपी के जो है वो सीटों में जो है कि वो हार का कारण जो है कि वो बना है। चाहे भीतरघात का मामला ले, चाहे वो सम्मान देने की बात ना हो, तो ये तमाम बातें जो है कि देखने को मिल रही है। और जो अभी चुनाव होगा 3-4 महीने के बाद चुनाव होगा, और जिस प्रकार से जो है कि चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने जो जनता के मुद्दे उठाने का काम किया, किसानों का जो है मुद्दे उठाने का काम किया, और युवाओं का शिक्षा के ऊपर, बेरोजगारी के ऊपर, और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने जो घोटाले किए, चाहे वो सहकारिता घोटाला हो, शराब घोटाला हो, फर्जी रजिस्ट्री घोटाला हो, तो उन तमाम मुद्दों को लेकर के जो कि इंडियन नेशनल लोक दल जो है वो मजबूती के साथ इस चुनाव को लड़ेगी और अपना मैनिफेस्टो तैयार करके कि लोगों के पक्ष के अंदर, चाहे वो बुढ़ापा पेंशन बढ़ाने की बात हो, चाहे बेरोजगारी भत्ता देने की बात हो, चाहे वो गैस सिलेंडर फ्री देने की बात हो, चाहे वो गृहिणी के लिए जो है कि सामान उसको पैसे देने की बात हो, चाहे सत्संग घर बनाने की बात हो, तो इस हिसाब से तो आपके और कांग्रेस के मुद्दे लगभग एक ही हो गए ना, एक जैसे ही हो गए। कांग्रेस, देखिए ज्योति जी, कांग्रेस ने आज तक जो राजनीति की है वो झूठ और प्रेम की राजनीति की है, वो चालाकी की राजनीति की है। इंडियन नेशनल लोक दल ने कभी ऐसा नहीं किया। इंडियन नेशनल लोक दल ने जो कि जनता से जो वायदे किए उनको पूरा करने का काम किया। जब चौधरी देवीलाल जी की सरकार बनी तो बुढ़ापा पेंशन देने वाला पहला राज्य कौन सा था? वो हरियाणा प्रदेश था। यहाँ पर कर्जा माफी की बात आई है तो वो हरियाणा प्रदेश है। बिजली के बिल माफ किए तो वो हरियाणा प्रदेश है। और दूसरा जो सड़क किनारे जो वृक्ष लगे होते थे जिससे फसलें खराब होती थी उसका मुआवजा देने की बात जो है कि वो किसने की है? वो हरियाणा प्रदेश था। वो इंडियन नेशनल लोक दल के उसमें था। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चला करके जो है वो लोगों को जो है कि बढ़ावा देने का काम जो है कि लोकल गवर्नमेंट को जो है कि पंचायती राज को मजबूत करने का काम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने किया है। तो ये तमाम बातें जो है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और जो कांग्रेस जो है वो एक सिक्के के दो पहलू है। भाई ठीक है, बीजेपी है तो कांग्रेस है तो बीजेपी है, यानी अदला बदली का खेल जो है कि जाता है। और जब तक इस देश के अंदर अक्षत्रिय दल मजबूत नहीं होंगे तो इनके ऊपर। अच्छा कुटेल साहब, एक बात समझ में नहीं आती, कभी तो आप कहते कि कांग्रेस थोड़ा अच्छी रणनीति बनाती तो भाई पक्ष अभी जो सत्ता है इंडिया गठबंधन के हाथ में होती, थोड़ा सा रणनीति और मजबूत करती। कभी आप कहते हैं कि ये मोदी को हराने का चुनाव था और या फिर मोदी के सपोर्ट में चुनाव था, और वो क्योंकि हराने के लिए विकल्प इंडिया गठबंधन दिखा तो उनको वोट दे दिया। अब आप कहते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस एक सिक्के के दो पहलू हैं, मतलब क्या समझे लोग इससे? देखिए ज्योति जी, अगर देश हित के अंदर कोई बात आए तो उसके अंदर उसके पक्ष में बात करना कोई गलत काम नहीं है। अगर अपने निजी स्वार्थ की बात आए तो वो गलत है। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर क्या है कि कांग्रेस ना होकर के वो हुड्डा की कांग्रेस है और वो अपने निजी हित के लिए जो है कि वो काम कर रही है। तो इस प्रकार से जो है कि वो देश को नुकसान है, वो प्रदेश तो आपको परेशानी हुड्डा जी से है? हाँ, वो जो है कि अगर मान ले कांग्रेस की रणनीति ठीक होती, अगर भिवानी और महेंद्रगढ़ पर जो है कि श्रुति चौधरी को टिकट दिया होता तो अवश्य जीतती। अगर हिसार से जो है कि चंद्रमोहन को टिकट दिया होता तो वो वोटों के अंदर इजाफा होता। अगर सोनीपत के अंदर जो है कि टिकट में देखो, सोनीपत का जो है कि आपने देखा होगा कितने मार्जिन से जो है कि वो सीट जीतती है, जबकि कहते हैं कि भी हुड्डा का गढ़ है। कहा गया भाई हुड्डा का गढ़? अगर हुड्डा का गढ़ होता तो बड़े मार्जिन से जो है कि सीट निकालने का काम होता वहां पर। तो सीट जीत तो गई ना? सीट जीतने की बात नहीं, सीट तो जो है कि प्रधानमंत्री भी जीत गए, तो फिर प्रश्न क्यों उठा रहे हैं? अभी 1 लाख समथिंग वोटों से जो है कि वो जीत दर्ज कराई है। कौन सा प्रश्न उठ रहा है? जीते तो है ना, 1-1.5 लाख वोटों से जीते तो है, इसमें कौन सा प्रश्न उठ रहा है?
वो तो कांग्रेस कह रही है कि वो तो राहुल गांधी ने खुद कहा आज कि प्रियंका गांधी को उतारा होता तो हार जाते, तो उतारा क्यों नहीं? उतारना चाहिए था ना। देखिए, एक प्रचंड जीत होती है और एक जो है कि घिसपट करके जीत होती है, यानी मुश्किल से जीत होती है। तो ये बातें जो है कि जनता जानती है और जनता ने इस चुनाव को लड़ा है और बखूबी जो है कि जनता ने जो है कि मोदी को हराने का काम किया। और आज भारतीय जनता पार्टी कैसे हराने का काम किया है भाई? तीसरी बार केंद्र में सरकार बन गई है, कैबिनेट मंत्रियों को विभाग सौंप दिए गए हैं, सबने पदभार ग्रहण कर लिया है, कहाँ हराने का काम हुआ है? अभी तक हमें ये नहीं समझ आया। देखिए, आप कैबिनेट, अब मंत्रिमंडल का गठन हुआ है और मंत्रिमंडल के गठन के अंदर आपने जो है कि कैबिनेट मंत्री जो देखे होंगे ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी के हैं, ना कि दूसरी पार्टियों के हैं। आप जेडीएस को ले, कुमार स्वामी जी को ले, ललन सिंह को ले, आप और चंद्रबाबू नायडू के पार्टी से ले आप, तो राज्य मंत्री का दर्जा देना और एक कैबिनेट स्तर का दर्जा देना, तो इस बात से मायने लगाया जाता है। अंदर खाते कहीं ना कहीं जो है जो चुभन तो होगी, लेकिन आज जो सरकार है वो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के सहारे चल रही है। और जिस दिन नीतीश कुमार का जो है कि सुनिए क्या पलटू राम, यही जब तक विभागों का बंटवारा नहीं हुआ था ना, यही विपक्ष कह रहा था कि वित्त मंत्रालय मांग रहे हैं टीडीपी वाले और गृह मंत्रालय मांग रहे हैं, स्पीकर मांग रहे हैं। अब क्या हुआ? अब फिर जब नतीजे सामने आए तो फिर तुरंत से बयान पलट गया। देखिए किरण जी, ज्योति जी, यहाँ पर जो है कि अब बंटवारा हुआ है तो लेकिन सरकार नई नई बनी है। जब दुल्हन घर के अंदर आती है, नई नई आती है, कमजोरियां बहुत होती है, लेकिन कोई बोलता नहीं है भाई टिकाई हो जाएगी। और लेकिन जब मामला आगे की ओर बढ़ जाता है, जब समय ज्यादा हो जाता है, तो उस समय के अंदर कहासुनी शुरू हो जाएगी। अभी तो 2025 के अंदर बिहार का चुनाव आप देख लेना, सरकार ये 1 साल के अंदर ही गिर जाएगी, आप देख लेना। मैं भी यही हूं और आप भी यहीं पर है। ये देखने वाली ही बात होगी। लेकिन अगर हम तो ये कह रहे हैं कि जैसे अभी लगातार आप ही लोग कह रहे हैं कि बैसाखी के सहारे सरकार चल रही है, मान लीजिए अगर इंडिया गठबंधन की चल जाती तो वो भी तो बैसाखी के सहारे ही चलती ना, वो कौन सा स्वतंत्र रूप से, निष्पक्ष रूप से या बहुमत के तौर पर सरकार चलती। लौटूंगी आपके पास, इसका जवाब लूंगी मैं कुटेल जी, आपसे समझूंगी आगे, क्योंकि लेकिन आपके सवाल का जवाब एक बार वो देना चाह रहे हैं रोहिला जी, वो दे दे तो फिर उसके बाद आपके पास लौटूंगी। रोहिला जी को जवाब देना चाह रहे हैं आप। इनेलो की आज हालत बहुत इधर उधर हो रही है जी। 20 साल से लोग सत्ता से दूर है तो इनका मानसिक संतुलन मतलब थोड़ा हिल रहा है। इनको ये रोज इन सरकार बनाने के टूटने के सपने आए हैं। ये सोचने की बात है कुटेल जी, गर्मी ज्यादा है तो पानी पुनी पिया करो, क्योंकि सरकार सुटेबल है। पहली बात, ये गठबंधन चुनाव से पहले बने थे हमारे। आंध्र प्रदेश में टीडीपी की जनसेना के साथ, बिहार में जदयू के साथ, हम के साथ, एलजेपी के साथ, इसके बाद ठीक है ना। तो ये गठबंधन हमारे चुनाव से कर लेके है, तो हमारी सारी बातें तय हो रखी है। लेकिन विपक्ष को पता नहीं कौन सी मतलब वो है भाई, रोज रात में दीवा लगाओगे भाई, मतलब तड़की पड़ी पाओगी सरकार। तो सरकार सुटेबल है बिल्कुल, और सरकार पूरे 5 साल पूरे करेगी। और बिल्कुल मोदी सरकार जो लगातार जो काम किए 10 साल में, आगे उनको बढ़ाने का काम करेगी। और मोदी जी ने अपनी झलक दिखा दी, उन्होंने किसानों को पीएम किसान निधि परसों रिलीज की है। आज वो जो 3 करोड़ मकान है पीएम किसान योजना के, पीएम आवास योजना के, उनको आज हरी झंडी दी है। तो ये सरकार लगातार जनता को समर्पित है, गरीब लोगों को समर्पित है। आप लोगों को ये समझ जाना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन आप लोग कुटेल जी के दिक्कत हो रही है, 20 साल से सत्ता से दूर हो, 20 साल में पीटी बदल जाए है, 8 तो मोबाइल बदल जाए है, तो आप लगा लो अंदाजा पे मतलब कितना फास्ट हो रहा है जमाना, ठीक है ना। तो मुझे नहीं लगता कि पुराना टेप चलता रहेगा आपका, तो कुछ नया लेके आओ। रोहिला जी, ये जो काम हो रहा है अभी 1-2 दिनों से दोबारा से सरकार बनने के बाद, वो दिख रहा है, लेकिन ये क्यों कहा जा रहा है कि ये मोदी को हराने का चुनाव था, जनता ने हराने का काम किया? ये अभी दोनों ने कहा, चाहे कांग्रेस के प्रवक्ता हो चाहे प्रोपेगेंडा सेट करने की कोशिश की, संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। ना तो कोई संविधान बदलने वाली प्रक्रिया है, ना कोई बदल सकता। मोदी जी ने बिल्कुल अपनी जनसभाओं में कहा कि अगर बाबा साहब खुद भी आ जाए तो भी वो संविधान नहीं बदल सकते। और जो आरक्षण वाली बात है, तो आरक्षण तो खुद
विपक्षी दलों ने खत्म करने की कोशिश की है। हमने तो आरक्षण दिया है, पंचायती राज में ओबीसी समाज में बैकवर्ड ए को 8% भागीदारी दी है अलग अलग जगह, तो आरक्षण तक कोई आक्रमण नहीं था, लेकिन ये इन्होंने प्रोपेगेंडा रचाया और उस प्रोपेगेंडा को नीचे तक पहुंचाया। चलिए ठीक है, जनता समझ रही है भाई इन लोगों ने मतलब ये कुछ किया नहीं, ठीक है ना, तो जनता जवाब देगी चुनाव में हरियाणा में आने वाले समय में। वो तो देखने वाली बात होगी। खैर यहाँ पर रोकूंगी आपको, एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, तो यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार दोस्तों, आपने लव जिहाद शब्द जरूर सुना होगा। अभी हाल ही में आफ्ताब अमीन नाम के लड़के ने श्रद्धा नाम की लड़की की निर्मम हत्या की। आरी से उसके 35 टुकड़े करके फ्रिज में रखा और फिर 2 महीने तक एक एक करके महरौली के जंगल में फेंक दिया ताकि जानवर उसे खा लें। ऐसी वैशी हरकत के लिए उसे ये संस्कार और प्रेरणा कहां से मिली होगी कहने की जरूरत नहीं है। इस तरह की कोई पहली घटना नहीं है। पैसे के लालच में या प्यार मोहब्बत के झूठे सपने दिखाकर भोली भाली लड़कियों को एक साजिश के तहत ये लोग बहला फुसलाकर 3-4 शादियां कर लेते हैं और फिर अंजाम इसी तरह का होता है। हमारी मासूम बच्चियां इन जालिम भेड़ियों को पहचान भी नहीं पाती, क्योंकि कहते हैं वो जिस्म का भूखा मोहब्बत के लिबास में मिला था, पहचानती कैसे उसे चेहरे पर नकली चेहरा लगाकर मिला था। इसीलिए दोस्तों आवश्यकता है हमें अपनी बेटियों को जीवन की वास्तविकता से रूबरू कराने की और इन लोगों की कुदृष्टि से बचाने की। मुगल कालीन समय में महिलाओं के लिए घूंघट प्रथा और बाल विवाह इसीलिए शुरू हुई थी क्योंकि ये जालिम सुंदर लड़कियों पर बुरी नजर रखते थे और उनसे बचने का यही तरीका होता था। वैसे भी जरा सोचिए, चांद देखकर भगवान से पति की लंबी आयु की प्रार्थना करने वाली लड़की जब चांद देखकर बकरा काटने वाले के घर में जाएगी तो कैसे एडजस्ट हो पाएगी। और एक बात हमारी बच्चियों को भी सोचनी होगी कि दुनिया में सबसे निस्वार्थ रिश्ता माता पिता का उसकी संतान के साथ होता है। इसलिए माता पिता अपनी लाडली को किसी भी अनिष्ट से बचाने के लिए उसके बहकते कदम को रोकने की कोशिश करते हैं। सोचिए, श्रद्धा ने पिता की बात सुनी होती तो अपनी मां के आंचल तले घर के आंगन में खिलखिला रही होती। दोस्तों, आप भी सजग रहें, सुरक्षित रहें, बच्चों को अच्छे संस्कार दें। जीवन के प्लस माइनस की गुत्थी सुलझाने के लिए फिर मिलेंगे। नमस्कार। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए चर्चा में आगे बढ़ेंगे क्योंकि मेहमान भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुरेंद्र जी, माफ कीजिएगा, रविंद्र जी, एक बड़ी बात कही इनेलो के प्रवक्ता ने कि अगर कांग्रेस अहम को दूर रखते हुए थोड़ा रणनीति के तहत चुनाव लड़ती तो आज परिणाम कुछ और होते या फिर और बेहतर होते। मुझे नहीं लगता न टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में न किसी जगह पे। ठीक है कि बीच में से इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने हमारे 1-2 साथियों को तोड़ने का काम किया। हम खुश है इस चीज को लेकर के कि वो चले गए, स्वार्थी तत्व हमारे अलायंस को तोड़ करके चले गए। वरना कितना शानदार और कितना बढ़िया चुनाव लड़ा है। मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर किसी प्रकार की कोई दिक्कत थी। टिकट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा था, सभी का ख्याल रखा गया है बाकायदा, और हर जगह पर कांग्रेस ने इम्प्रूव किया पूरे देश के। ये सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है, उन राज्यों के अंदर भी बहुत ज्यादा इम्प्रूव किया है कांग्रेस ने, जैसे कि उत्तर प्रदेश, जहाँ पे कांग्रेस ऑलमोस्ट जो है बिल्कुल हाशिए पे चली गई थी। हम साउथ के अंदर अपने वोट बैंक को इंटैक्ट कर पाए हैं, तेलंगाना में बढ़े, हम कर्नाटका के अंदर पिछली बार से बढ़ करके आए हैं, हम हर जगह पर बढ़े हैं। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के अंदर कोई किसी प्रकार की दिक्कत थी। पंजाब के अंदर हमने पिछली बार भी जितनी सीटें जीती थी उतनी सीटें दोबारा जीत करके आए हैं, जबकि हमारी सरकार नहीं है कांग्रेस, वहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है पंजाब के अंदर, बावजूद उसके हम वहां पर लड़ करके जीत करके आए। हरियाणा के अंदर लगातार 10 साल से इनकी सरकार है, बावजूद उसके हमने इनको हराने का काम किया है, हमने इनसे 5 सीटें छीनने का काम किया है।
तो ये सब चीजें देखने वाली चीज है। हाँ, इनेलो को जरूर सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि भाई इनको कितने वोट मिले हैं और ये इनको इतने कम क्यों वोट मिले। मैं ये कहता हूँ, शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ, क्योंकि इनकी पार्टी से मैं जुड़ा रहा हूँ, मेरा कोई इनके साथ में द्वेष नहीं है किसी भी प्रकार का। तो लेकिन मैं इनको ये कहूंगा कि भी एक सलाह है, अहम दूर करने की बारी अब की बार आपकी है। आप इन चीजों को देखिए, इंट्रोस्पेक्शन कीजिए कि क्यों आप आ रहे हैं हर जगह पर, किसी भी सीट के ऊपर, किसी भी विधानसभा में इनेलो अपनी जमानत क्यों नहीं बचा पाई। ये सोचने वाली चीज इनेलो के लिए है, ये सोचने वाली चीज कांग्रेस के लिए नहीं है, जिसने हरियाणा के अंदर 46 सीटों के ऊपर बाकायदा जीत हासिल की है। और हरियाणा की सबसे बड़ी लोकसभा की जो जीत है अक्रॉस द पार्टी, वो भी कांग्रेस के नाम है, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के। वो कह रहे हैं कि श्रुति चौधरी को अगर टिकट दिया होता तो ज्यादा बेहतर होता। नहीं, इनके कहने से थोड़ा टिकट देंगे, ये दे देते किसी ऐसे कैंडिडेट को कि इनकी जमानत बच जाती। इनके पास क्या कैंडिडेट्स की कमी है? बहुत कैंडिडेट्स इनके पास में जमानतें बता लेते। अच्छा, ये बात अपनी पार्टी को देखो ना, चुनाव भी नहीं हुए थे तभी से इन बातों को बोलते हुए आ रहे हैं कि अपने घर को, सबको अपने घर को संभालना चाहिए। ठीक है, हमारे घर में जागने की जगह अपने घर को देख के आप उन कैंडिडेट्स को लेकर के आए जिनकी आप जमानत बचवा सकते हैं। आप हमें बताइए, हमारा भिवानी महेंद्रगढ़ का भी बहुत शानदार चुनाव था, बहुत क्लोज चुनाव था, बहुत ज्यादा दूर का, 30 से 40 हजार का मार्जिन नहीं होता। हम ऑलमोस्ट जीतते हुए बिल्कुल जीत के करीब पहुंच करके आ रहे हैं वहां पर भी, और बहुत बढ़िया चुनाव लड़ा हमने। गुड़गांव के अंदर कितना शानदार चुनाव था, हमारा कुरुक्षेत्र के अंदर कितना अच्छा चुनाव था। कोई ऐसी जगह है जहाँ पे हम हारे हैं, जहाँ पर चुनाव हमारा मजबूत नहीं हो पाया, वो केवल थी करनाल, जहाँ पे मार्जिन ज्यादा था। करनाल के अलावा कांग्रेस जहाँ भी आ रही है क्लोज मार्जिन में आ रही है। तो इसलिए ये सलाह हमें मत दें, आप देखें कि आपको कितने वोट मिले। अच्छा रविंद्र जी, एक और बड़ी बात, कांग्रेस 100 सीटों के आसपास लाती है, आप बहुत बड़ी उपलब्धि बताते हैं, लेकिन वहीं बीजेपी लाती है 240 सीटें, तो आप कहते हैं कि बहुत खराब प्रदर्शन, बहुत खराब। बीजेपी जितनी सीटों के ऊपर लड़ी थी उसके अंदर से बीजेपी 240 लेकर के आई है। कांग्रेस कितनी सीटों के ऊपर लड़ी थी ये भी हमको देखना पड़ेगा। कांग्रेस जो है बीजेपी से 150 सीट नीचे, 150 सीट कम सीटों के ऊपर लड़ी थी। कांग्रेस ने अपनी मेजोरिटी सीटें अलायंस पार्टनर्स को देने का काम किया था, जिसके कारण से कांग्रेस की पर से अपने आप में जीत जो है सीटों के ऊपर कम है। लेकिन क्या कांग्रेस को सपा ने इकट्ठा इलेक्शन नहीं मिला? अगर सुनिए, यदि उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस जो है माइनॉरिटी पार्टनर बन करके लड़ रही है, कांग्रेस वहां पे अच्छी सीटें जीत रही है और मेजोरिटी पार्टनर के रूप में सपा जीत रही है, ये कांग्रेस की फेलियर थोड़ी ना है, ये कांग्रेस की मजबूती है। महाराष्ट्र के अंदर जो है महाविकास आघाड़ी कितना बढ़िया चुनाव लड़ी, और उसके अंदर कांग्रेस के पास में सीटें कम होते हुए भी कांग्रेस वहां पे 7 सीटें जीत करके आई है। ये चीज भी मैं कहता हूं कि बिल्कुल पूरी तरह से जो है बेईमानी है। कांग्रेस पिछली बार से डबल पे आई है, बीजेपी घटी है, इनको ये भी देखना चाहिए। और फिर कांग्रेस अपना विपक्ष का नेता तक नहीं बना पाई थी इस देश के अंदर, इस बार कांग्रेस में जो है पिछली बार से डबल होकर के 100 के ऊपर पहुंची है। ये बहुत महत्वपूर्ण अचीवमेंट है उस पार्टी के लिए जिनके बैंक अकाउंट तक सील कर दिए गए थे, ताकि जो है पार्टी इलेक्शन ना लड़ सके, पार्टी को इलेक्शन का फंड ना मिल सके। अच्छा, चलिए ठीक, इस पर जवाब मैं लूंगी, लेकिन उससे पहले कुटिल साहब, अपने घर में देखें, अपनी सीटों पर मंथन करें कि आप कहां पीछे रह गए। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि 2-3 चीजें ऐसी मुख्य बताइए जिन मुद्दों को लेकर के आप लोकसभा में चले थे, आपको एक तरीके से पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ। क्या मुद्दे इस बार कुछ अलग हो जाएंगे या कहां पर काम करने की जरूरत है? थोड़ा सा खुल के बताइए। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा जो है कि चौधरी अभय सिंह चौटाला जी जो है वो किसानों का लेकर के चले हुए थे। जिस प्रकार से जो है कि किसानों के ने बैठ करके जो है कि आंदोलन चलाया, और उस आंदोलन के दौरान जो है कि चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने अपने पद से रिजाइन देकर के किसानों के पक्ष में जो है कि खड़ा होने का काम किया है। लेकिन यहां पर कांग्रेस की जो रणनीति रही है कि कांग्रेस ने जो है कि सदा भारतीय जनता पार्टी के साथ, और मुख्य रूप से जो है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जो है कि मिलकर के ऐसा टिकट बंटवारे का काम किया है कि जिससे कि जो है कि भारतीय जनता पार्टी को जो है कि वो लाभ पहुंचे। तो ये बात मैं पहले भी कह चुका हूं कि अगर वितरण सही होता तो शायद भारतीय जनता पार्टी जो कि 5 सीट भी जीतना पाती और मनोहर लाल जी वो अवश्य हारते। दूसरी बात, रविंद्र जी को मैं एक बात बता देना चाहता हूं, ना तो कांग्रेस ने कभी भी संविधान के प्रति जो है कि अपनी आस्था को जताने का काम किया है,
अगर वो संविधान पर काम करते, देश आजादी के बाद सबसे ज्यादा समय जो है कि वो कांग्रेस को जो है कि कांग्रेस के हाथ में सत्ता रही है और उन्होंने 98 अमेंडमेंट जो है कि वो संविधान के अंदर किए हैं। अगर संविधान को बचाने की बात इस चुनाव के अंदर की है, समाज में एक ऐसा यानी समाज है कि जो परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को फॉलो करता है और उसका 95% वोट जो है वो कांग्रेस को गया और इसलिए जो है कि कांग्रेस 100 सीटों तक जो है कि वो पहुंची है। रही महाराष्ट्र की बात, अगर वहां पर बहुजन वंचित अघाड़ी पार्टी प्रकाश राव अम्बेडकर जी जो परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के पोते हैं, अगर कांग्रेस उसको शामिल करती, अगर उसको सीटें सही देती तो महाराष्ट्र में स्थिति और मजबूत होती। देखिए कुटेल साहब, आप फिर कांग्रेस की तरफ झुक गए। मैंने कहा कि आप उन कौन से मुद्दों को इस बार स्पेसिफिक तरीके से रखना चाहेंगे, आप फिर कांग्रेस की तरफ झुक गए। देखिए, मुद्दे जो है कि बेरोजगारी का है, मुद्दा जो है कि महंगाई का है और जो हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी और जो अभी हमारे राजगीर रोहिला जी कह रहे थे कि भी ये गठबंधन तो चलेगा, लेकिन मैं बीच में इस बात को भी पूछना चाहूंगा, आपका जो है कि जेजेपी के साथ गठबंधन था तो क्या है? आज कहां है गठबंधन? कहां चला आपका गठबंधन? बताइए। लेकिन आपने दोनों ने लूटने का काम किया, रजिस्ट्री घोटाला दिया, शराब घोटाला दिया, धान घोटाला दिया, सहकारिता घोटाला दिया। तो जनता जवाब मांगेगी अब की चुनाव, विधानसभा चुनाव के अंदर आप देख लेना आपकी स्थिति क्या होगी। ठीक है, रोहिला जी जवाब दे रहे हैं। गठबंधन था जहाँ जेजेपी के साथ, तो कुटेल साहब को जानकारी होनी चाहिए, वो चुनाव के बाद हुआ था, परिस्थिति बस हुआ था, वो कोई नेचुरल गठबंधन नहीं था और वो अपने घर, हम अपने घर, उनका तो खिस्सा खत्म हो गया। रही बात जो हमारी एनडीए सरकार की है, तो वो प्री पोल अलायंस में था हमारा, तो वो चलेगा हमारा, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि सर 20 साल से आप लोग सत्ता से बाहर हो, बार बार हम कह रहे हैं आप बजाय आरोप लगाने के अपने घर को ठीक करो। ठीक है, 20 साल से बाहर हो आप लोग, ठीक है, लेकिन मैं इन बातों को दोहराने को फायदा नहीं है। तो मैं तो एक बात कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार ये बातें धराते से चलेगी और चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन करके तीसरी बार सरकार बनाएंगे हम लोग। और जो इनेलो है या विपक्ष, हमारा विपक्ष का सुपड़ा साफ होगा। लगे है ना चुनाव के अंदर पत्थर लगे ना, गाड़ियों को तोड़ने का काम किया ना जनता ने, जैसा काम अपने घर हमें क्या करना उनका बताओ। गठबंधन टूट गया, बात खत्म, तो उससे क्या हमें वो कमियां ना होती तो बीजेपी लेकिन उन कमियों को आप पूरा कर देते ना कुटेल साहब, आप मजबूत और मजबूत प्रत्याशी उतार देते। देखिए, अकेला अकेला होता है, दो दो होते हैं, तीन तीन होते हैं। जब मिलके बात होती है तो कुछ और बात होती है। लेकिन इसके अंदर जो है कि जो मकड़ जाल जो भारतीय जनता पार्टी ने इस देश और प्रदेश को देने का काम किया, आज कहते हैं हम 3 करोड़ जो है कि पीएम आवास योजना के तहत मकान देने का काम उसका शुभारंभ कर दिया है। हाँ। कह रहे 100 गज के प्लाट, चाबी सौंपने का काम हुआ है। सुनिए, मैं धन्यवाद करता हूँ, आप हमारा प्रचार कर रहे हैं। आपने एक भी गरीब लोगों को प्लाट देने का काम नहीं किया है, लेकिन गरीबों के ऊपर कुठाराघात करने का काम किया है। नहीं, आज चाबियां तो वितरित हुई हैं। कुटेल साहब कैसे कह रहे हैं आप? ये चाबियां तो वितरित हुई हैं। हमने वितरित किए हैं प्लाट। ये पिछले जो कांग्रेस की सरकार थी उस सरकार का पेंडिंग मसला था ये। रोहिला साहब मैं एक बार उनसे जवाब ले लूं, फिर आपके पास लौटूंगी। हाँ, कुटेल साहब कुछ कह रहे हैं। देखिए, जब करनाल का लोकसभा का चुनाव हो रहा था और उस चुनाव के दौरान एडवोकेट हिम्मत सिंह को जो है कि एचपीएससी का मेंबर बनाया जाता है चुनाव के दौरान क्या, और तुरंत चुनाव के बाद उसको शपथ दिलाने का काम किया है। ये भारतीय जनता पार्टी का कैरेक्टर है। आप जो है कि बगैर लोभ लालच के जो है चुनाव लड़ करके दिखाते, बगैर सरकारी मशीनरी के चुनाव लड़ करके दिखाते, आपको पता चल जाता। रोहिला साहब की आवाज खोल दी जाए। रोहिला साहब, कुटेल साहब ये मतलब भटकाने का काम ना करें। मैं भटका नहीं रहा हूँ, मैं भटका नहीं रहा हूँ।
मैं मुद्दों की बात कर रहा हूँ। क्या 15 लाख रुपए आपने लोगों को देने का काम किया है? अरे रोजगार देने का काम किया? आप 5 किलो अनाज के अंदर लोगों को भगाने का काम कर रहे हैं। आप 5 किलो अनाज की जगह रोजगार देने का काम करें, आप शिक्षा देने का काम करें, स्वास्थ्य देने का काम करें। आप तो आप क्या ये कहना चाह रहे हैं कि लोगों को शिक्षा नहीं मिल रही है देश में? तो आप लोग कहां से शिक्षा इतनी महंगी कर दी है लोगों ने। रोहिला साहब एक एक ज्योति जी 40 से 80 करोड़ बीपीएल बढ़ा दिए उन्होंने। पहले 40 करोड़ लोग बीपीएल में थे, तो इन्होंने घटाया नहीं है, बढ़ाया है। ये और गरीब बढ़ा करके जो है कि शिक्षा से भी वंचित गरीबों को करना चाहते हैं, ताकि ये लोग आगे ना आए, सत्ता के ऊपर सत्ता की बात ना करें, राजनीति की बात ना करें। यानी ऐसी नीति भारतीय जनता पार्टी की है। अच्छा, मान लीजिए अगर आप आते हैं आने वाले दिनों में हरियाणा में, तो क्या करेंगे? ये बीपीएल कार्ड रद्द करवाएंगे? किसान और कमेरे वर्ग को बढ़ाने का काम करेंगे, युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे, बहनों को जो है कि सुरक्षित मुहैया कराने का काम करेंगे, और एक भी प्रदेश के अंदर कोई भी घोटाला नहीं होने देंगे। ये तो ऊपर की बात हो गई ना, स्ट्रेटेजी क्या है? ये तो ऊपर की बात हो गई। आपके नेता जो आय से अधिक संपत्ति के जो मामले चल रहे हैं वो किसी प्रकार बन जाएगी। रोहिला साहब अब आप बोलिए। अभी ये कह रहे हैं मतलब हम इतनी पारदर्शिता करेंगे कि भी मतलब मंगल गावेंगे लोग, तो इनके कहने का भावार्थ यही है। तो इनके नेताओं पे जो केस चले हुए हैं, जो जेल काट के आए हैं, वो आजादी की लड़ाई की काट के आए हैं क्या? आप बात छोड़िए। वो कह रहे 40 से 80 करोड़ आपने बीपीएल कार्ड बना दिए, तो आप गरीबी बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हुआ कि नहीं हुआ बताइए मुझे। बिल्कुल एक पे काम करते हैं कि नहीं करते? आपकी वीडियो जो मामले लग रहे हैं हमें पता है आप लोगों का कितना लूट खाया आप लोगों ने। आप 20% पे काम करते हैं कि नहीं करते? जो ठेकेदारी देते हैं, ठेका देते हैं, ठेकेदारी के अंदर हिस्सा होता है कि नहीं होता आपका? आप बताइए मुझे। आपका फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट क्या बात कर रहे हैं आप? क्या बात कर रहे हैं आप? ऑनलाइन सारा मसला है, क्यों पैन कर रहे हो? राजनीतिक ऑनलाइन है, सारे टेंडरिंग ई टेंडरिंग फर्जी राशन उसके अंदर एक नहीं हुई सारे काम हो रहे हैं और होते रहेंगे, और ये सरकार बिल्कुल आगे जाके और भी अच्छे काम करेगी। तो आप लोग आराम से राजनीतिक व्यक्ति को पैसे देने का काम करता है, ताकि जो चलिए ठीक है। कुटेल साहब रोक रही, आप अपनी बारी में थोड़ा सा रुक जाइए। रविंद्र जी भी इंतजार कर रहे हैं। रविंद्र जी, जब मैंने कहा कि प्लॉटों की चाबी देने का काम तो हो रहा है, उसमें इनेलो की अपनी दलील है, लेकिन बीजेपी वालों का कहना है कि भाई हम घर तो दे ही रहे हैं और चाबियां आज भी वितरित की गई हैं, तो इस पर टिप्पणी चाहूंगी आपकी। प्लॉट की योजना कौन लेकर के आया था? उधर सरकार लोगों को घर देने का काम हो रहा है ना। उधर सरकार के दौरान आई थी ये योजना, भारतीय जनता पार्टी ने इसको कंटिन्यू करने का काम किया, अच्छी बात है, इसमें क्या दिक्कत है? हमारी योजना को आगे बढ़ाया अच्छा है ना? नहीं, हमारी योजना को आगे बढ़ाया है। हम तो कहते हैं कि करिए। कांग्रेस के समय के अगर अच्छे कामों को अगर आप आगे बढ़ाते तो आपके ये हाल नहीं होता। थोड़ा सा रुक जाइए कुटेल साहब, थोड़ा सा रुक जाइए। कांग्रेस के राज के सभी अच्छे कामों को आगे बढ़ाने का काम करें, हम तो इनका स्वागत करेंगे, इसमें दिक्कत क्या है? हाँ, तो मतलब किसी काम से तो आप सहमत है ना? तो हमने, हाँ, हमारी योजना है, हमने दिए और उसके बाद में इन्होंने जो है बीच में बंद किए, दोबारा इन्होंने शुरू करने का काम किया। इनको पता है कि वो आपकी योजना थोड़ी रही, जब आपने चलाई तब आपने चलाई, अब तो उनकी योजना हो गई, वो चला रहे हैं लोगों के लिए। नहीं, इनकी नहीं है हमारी योजना। ये कैसी बात है? ये तो हर एक सरकार का फर्ज है ना। देखिए, चीजें तो आगे बढ़ती है तो ठीक है ना। अब ये किसी भी चीज को अपने उसके ऊपर लेके आ सकते हैं। ये कुछ भी, कोई भी चीज जो है कांग्रेस के समय की जो है, फूड सिक्योरिटी कांग्रेस लेकर के आई। फूड सिक्योरिटी के तहत इस देश के सभी लोगों को मिनिमम अनाज देने की जो कानून बनाने का काम किया कांग्रेस ने, और उसको क्योंकि कांग्रेस की सरकार चली गई तो उसको इम्प्लीमेंट करने का काम किया भाजपा ने। तो भारतीय जनता पार्टी की थोड़ी ना, तो कांग्रेस की योजना क्या कुछ भी कहे, तो फिर कांग्रेस उसको खराब करने का काम कर रही है। 40 करोड़ से 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे, तो आपत्ति क्यों हो रही है? फिर कौन कह रहा है आपत्ति हो रही है? ये अभी कुटेल साहब कह रहे थे
कि गरीब बनाने का काम कर रहे हैं मुझे लोगों को? मुझे आपत्ति नहीं हो रही बिल्कुल भी। राइट टू फूड सिक्योरिटी एक्ट लेकर के आने वाली कांग्रेस थी, हम आपत्ति नहीं कर रहे इसको। हाँ, लाभार्थी बिल्कुल जेन्युइन लाभार्थी के पास में पहुंचाने का काम करें, हम आपकी साथ हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये कर क्या रहे हैं, ये बहुत बड़े वर्ग को इन लाभों से अपने ये फर्जी पोर्टल जो चला रखे हैं उसके कारण उनको वंचित करने का काम कर रहे हैं। जिसके कारण होता क्या है कि ग्रामीण स्तर के ऊपर जिन लोगों को इन योजनाओं को बेनिफिट मिलना चाहिए उनको तो मिलता नहीं, उसकी जगह उनको मिल रहा है जिनके पास में बड़े किले हैं, बड़े बड़े घर हैं, जिनके पास 7-7, 10-10 एकड़ जमीन है। ये है फैक्ट। और इसी कारण गरीब आदमी ने अब की बार भारतीय जनता पार्टी का कान मरोड़ने का काम किया है कि आप सुधर जाओ वरना हम सुधार देंगे। कुछ कहना चाह रहे थे रोहिला साहब, उसके बाद कुटिल साहब आ रहे हो आपके पास। जी ने बड़ी अच्छी बात की भाई, हमारी योजना थी कांग्रेस की जो लोगों को प्लाट देने की सोचोगत की, आप लोगों ने बड़ा प्रचार किया था, लेकिन ये जो योजना लाए थे आप लास्ट में लाए थे और इस योजना को आप दूसरी पार्टी का मतलब जो सरकार बनी उसके गले में छोड़ के निकल लिए। ठीक है, क्योंकि बहुत सी जगह जो हम लोकल में रहते हैं तो बहुत सी जगह लोगों को सिर्फ वो कागज दे रखे है, आप लोगों ने एक कागज देकर चले गए, वहां पंचायती जमीन है नहीं। ठीक है, तो वो प्लाट कहां से मिलेंगे उन लोगों को? जैसे कि मेरे बहुत से गांव में मेरे पास में आती है, गांव में रहते हैं हम लोग, तो वहां आप लोगों ने एक रसीद सी दे रखी है आप लोगों ने, भाई आपको 100 गज का प्लाट दे दिया। जब गांव में पंचायती जमीन ही नहीं है तो प्लाट को कहां से दोगे आप लोग? तो कोई व्यवस्था करके नहीं गए थे, आपने एक लॉलीपॉप दिया था, एक झूठा मतलब देके आश्वासन भाई तुम्हारे को प्लाट देंगे और वो चीज आप छोड़ के निकल लिए। तो अब नायब सैनी जी की सरकार ने इन चीजों को मतलब पकड़ने का काम किया है, तो कल शुरुआत हुई है, तो धीरे धीरे चीजों को और आगे बढ़ाएंगे। तो ये तो मत कहो कि अच्छी सरकार आपने अच्छी योजना लगाई, लेकिन उस योजना को आपने दूसरे तरीके से अपने वोट बैंक के रूप में यूज करने के लिए किया था, बट वो जनता ने अपना साथ नहीं दिया। तो ये चीजें है। लेकिन आपने एक बात और कही, मतलब हम कम उस पर लड़े, जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां बीजेपी ने अच्छी तरह परफॉर्म किया है। तेलंगाना में हम लोग आगे बढ़े हैं, कर्नाटक में आपके डीके शिव कुमार जी ने कहा कि भाई हमारा लॉस हुआ है, हमने हिमाचल में क्लीन स्वीप किया है, उत्तराखंड में क्लीन स्वीप किया है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं मतलब जैसे आपकी सरकार थी तो वहां हम बढ़े हैं, तो जनता ने हमारी जो केंद्र की नीति है उनको पसंद किया, तो तभी तो बढ़े हैं। आपकी तो ताजी सरकार थी कर्नाटक में, तेलंगाना में, तो वहां हमने गेन किया है। तो ये आप नहीं कह सकते कि हम घटे, हम नहीं घटे। वो ठीक है, जनता ने मैंडेट दिया, परसेंटेज हमारी कम हुई है, तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे उन चीजों के साथ, जहाँ कमी रही उनको पूरा करने का काम करेंगे। रविंद्र जी आऊंगी आपके पास, लेकिन उससे पहले कुटिल साहब भी कुछ कहना चाह रहे थे। कुटिल साहब जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए ज्योति जी, जो समाज को संविधान के अनुरूप जो है कि 3 वर्गों के अंदर जो है कि विभाजित किया गया है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड और जनरल कम्युनिटी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो है कि पिछले 10 साल के अंदर ये राज्य के अंदर जो है और केंद्र के अंदर जो है कि सत्ता में रही, इन्होंने जो है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर मुख्य रूप से जो है शेड्यूल कास्ट की जितनी भी कम्युनिटी है, कम्युनिटी को छोड़ करके जो है इन्होंने सभी कम्युनिटी को जो है कि खिलाफ करने का काम किया, बांटने का काम किया है, लड़वाने का काम किया है। लेकिन उस कम्युनिटी ने एक मुश्त होकर के इनके खिलाफ वोट देने का काम किया है, तभी इनको जो है कि आज शेड्यूल कास्ट की दलितों की याद आई है। और चुनाव के बाद अभी कबीर कुटीर के अंदर जो है कि यानी नायब सिंह सैनी जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बैठक ली है और जायजा लिया है भी बात क्या है क्या नहीं है, और इन्होंने उस समाज से जुड़े हुए लोगों को जो है कि आदेश किया कि भी इन लोगों के साथ जाए और भारतीय जनता पार्टी की मुख्य धारा से जोड़ने का जो है कि वो काम करें। आज इनको याद आ गई है। आज जो है कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी को जो है कि संविधान को नचकार करके जो एक संविधान की शपथ लेते हैं, संविधान के खिलाफ काम करते हैं, लोगों को जो है कि मारने का काम करते हैं, किसानों पे कुठाराघात करते हैं, मजदूरों को दलने का काम करते हैं। दूसरा जो है कि कोरोना काल के अंदर जो है, कोरोना काल के दौरान जो है कि ठगी ठगोरी का काम करते हैं और फिर अपने आप को जो है कि अच्छा बना करके दिखाने का काम करते हैं। दूसरा 15-15 लाख रुपए जो है कि कहते हैं हम 15 लाख रुपए जो है कि गरीबों के खाते के अंदर डालने का काम करेंगे। आज तक कोई काला धन आज तक नहीं आया है, लेकिन जनता ने सबक सिखाएगी आपको। अभी जनता जो है कि और जागरूक करने का काम है, लोगों के बीच में जाएंगे, जनता को जागरूक करेंगे और इस हरियाणा प्रदेश की दशा को बदलने का काम जरूर करेंगे। छोटा सा जवाब सुरेंद्र साहब दे रहे हैं, उसके बाद से रोहिला साहब आपके पास आ रहे हो।
सुरेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था, थोड़े से राजवीर जी के फैक्टर्स गलत हो गए। उत्तराखंड में भाजपा की सरकार है, भाजपा ने परफॉर्म किया। कर्नाटका के अंदर कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस का पिछली बार का जो है प्रदर्शन और इस बार का प्रदर्शन कंपेयर करने का काम करे, कांग्रेस बढ़ी है, भारतीय जनता पार्टी कर्नाटका के अंदर घटी है पिछली बार से। और जहां तक बात तेलंगाना रही, तेलंगाना में पिछली बार कांग्रेस 0 पे थी, आज कांग्रेस वहां पे बढ़ी है, घटी नहीं है। तो अपने फैक्चुअल को करेक्ट करने का काम किया। ठीक है, एक्सेप्शन एक है जरूर, हिमाचल प्रदेश बिल्कुल डेफिनेट एक्सेप्शन है, लेकिन जितनी बड़ी एक्सेप्शन हिमाचल प्रदेश है उतनी बड़ी एक्सेप्शन राजस्थान भी है। राजस्थान को आपको एक्सेप्शन के रूप में जो है पूरी तरह स्वीकार करना पड़ेगा। राजस्थान के अंदर कांग्रेस जितनी बढ़िया तरीके से बढ़ी है, भारतीय जनता पार्टी ने खुद अपने दिवा स्वप्न के अंदर भी नहीं सोचा था कि 5 महीने पहले जो सरकार बनाई है वहां पे जो है इतना बुरा हाल हो जाएगा इनका कि भी इनको वहां पर वोट मांगने के लाले पड़ जाएंगे। वो स्थिति क्यों आई? वो स्थिति इसलिए आई। अब जहां तक बात बीपीएल प्लॉट की, इनको मैं राजवीर जी को बता दूं कि बीपीएल प्लॉट की योजना जो है ना, कितने 7-8 साल कांग्रेस के राज्य के दौरान लगातार चालू रही है, लगातार प्लॉट किए गए। यदि आपके पास जानकारी ना हो तो मैं आपको आरटीआई से जो है प्रदान करने का काम करूंगा। और जमीन तो पहले भी उतनी थी, अब की बार तो जमीन घटी है। तो जब जमीन पिछली बार से घट गई तो अब अभी आप ये दावा कैसे कर रहे हैं कि हम ज्यादा प्लॉट देंगे? क्या चांद के ऊपर प्लॉट देंगे? जमीन तो उतनी है, जमीन पिछली बार से कम हुई है। तो ये क्लेम कर रहे हैं कि पिछली बार जब कांग्रेस की सरकार थी जमीन नहीं थी, इन्होंने प्लॉट दे दिए, अब भाजपा की सरकार है जमीन है इसलिए हम प्लॉट देने का काम कर रहे हैं। देखिए ये फर्जी नैरेटिव है। ठीक है, 2007 से मैं भी जानता हूँ। ठीक है रविंद्र जी, रोहिला साहब जवाब दीजिए। कह रहे कि चांद के ऊपर देंगे क्या प्लॉट? जमीन घटी थोड़ी है। रविंद्र जी, मैंने ये नहीं कहा भाई मतलब प्लॉट नहीं, लेकिन कुछ पंचायतों के पास जमीन नहीं होती, आप मान के चलो ये बात। भाई किसी पंचायती जमीन नहीं होती, कई बार किसी के पास होती है, तो जिनके पास नहीं है मैं उनकी बता रहा हूँ आपको। और मैं गाँव के नाम भी दे दूंगा। मैं कुछ पिल्लू खड़ा में रहता हूँ तो 5-7 गाँव के नाम तो मैं जानू भी हूँ। वैसा पंचायती जमीन नहीं है तो व्यवस्था तो उनकी करनी पड़ेगी ना हम लोगों ने। तो रही बात कर्नाटक में आपकी नई सरकार थी, हमने इसलिए बोला कि आपके डीके शिव कुमार जो कि डिप्टी सीएम उन्होंने बोला ये चीजें, भाई हम लोग का प्रदर्शन बढ़िया नहीं रहा। मैं तो आपके शब्दों को बता रहा हूँ, आपके नेताओं के शब्दों को, ठीक है ना। तेलंगाना में आपकी नई सरकार बनी थी तो इसलिए बता रहे थे अब जो हुआ सो हुआ। फोकस अब पार्टियों को आगे की तरफ बढ़ना चाहिए क्योंकि 2-3 महीने का ही वक्त है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद से मोदी कैबिनेट एक बार फिर से बनी और केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी मनोहर लाल को दी गई। पदभार भी ग्रहण कर चुके हैं, लेकिन अब जो है हरियाणा के चुनाव पर फोकस है क्योंकि 2-3 महीनों में आने वाले विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं, तो इसके लिए पार्टियां लगभग तैयार हो चुकी है। फिलहाल आज के मसले में इतना ही। नमस्कार।